वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे नियोजन एवं योजना आयोग के बारे में कि यानी कि जैसे योजना जो है कैसे बनती है, फिर हमारे देश में योजना आयोग जो है कैसे योजना जो है बनाता है, ठीक है। और कौन कौन सा पूरा स्टेप्स वगैरह है, सारा चीज़ जो है हिंदी में देखेंगे, ठीक है। स्लाइड्स भी सारे हिंदी में हैं और शुरुआत के 3 से 5 स्लाइड जो है वो इंग्लिश में हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर सीरीज़ नंबर है वो है 5। तो मेरा नाम है राजेंद्र। आज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, तो कुछ लोग यदि पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो ठीक है। जो लोग अर्थव्यवस्था विषय की तैयारी जो है शुरू से करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऊपर जो है लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा। पूरा प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ से आप जो है पूरा लेक्चर शुरू से देखिएगा। तो क्यों देखना है शुरू से? तो मैं इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ में 5 वीडियोज़ मेरे पहले से ही हैं, ठीक है। कि जैसे ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी और जीडीपी जीएनपी और भारत और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति, और अंत में इन 4 लेक्चर्स का जो है टेस्ट सीरीज़ के रूप में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है आपका इवेल्युएशन हो जाएगा, मतलब आप खुद का अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, शुरू से देखिएगा, बीच से मत देखिएगा, क्योंकि सारे जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में है ना। तो आज से मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये रोड मैप जो है, तो इस रोड मैप में हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब से आज से हम शुरू करने वाले हैं ये वाला पिलर, ठीक है। इकोनॉमी प्लानिंग टाइप्स, प्लानिंग कमीशन रिलेटेड टू सभी चीज़ें, ठीक है। तो टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं अब। अर्थव्यवस्था क्या है उसके प्रकार देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसी से प्लानिंग को समझ लेंगे, है ना। उसके बाद है नियोजन किसे कहते हैं और उसके प्रकार, उद्देश्य और प्राथमिकताएं, ठीक है। उसके बाद है योजना आयोग और उसके कार्य। तो आज के वीडियो में हम 2 चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। यहाँ तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? भारतीय नियोजन, उद्देश्य, प्राथमिकताएं, इतना चीज़ आज मतलब इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसके प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने शुरुआत के वीडियोस में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दिया था और अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो जब मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, अर्थव्यवस्था के बारे में, तो मैंने आपको इसके थ्रू आपको समझाया था अच्छे से कि अर्थव्यवस्था जो है कैसे काम करती है ना। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, तो वो लोग वीडियो को देखें। ऊपर तो लिंक आ ही रहा होगा, है ना। तो उसको देखें और समझ जाएं, उसके बाद ही ये देखें। तो ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। इस डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश जो है योजना जो है कैसे तय करती है। तो अर्थव्यवस्था समझाने के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश की सरकार जो है क्या करती है, एक योजना बनाती है, ठीक है। और उसी योजना के अंतर्गत ही पैसे खर्च करती है, ठीक है। और टारगेट सेट करती है कि मतलब कितना कृषि में ग्रोथ रेट होना चाहिए, इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए और सर्विस सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से रिसोर्सेस में लगाने चाहिए पैसा, तो वो तय करती है। तो उसी प्लानिंग के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो प्लान जो है वो कैसे बनता है। कोई भी देश की सरकार जो है वो प्लान कैसे बनाती है, और कोई भी देश की सरकार जो है वो कैसे तय करती है कि कौन से रिसोर्सेस में कितने कितने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, कि कैसे जो है खर्च करती है, कैसे जो है प्लान बनाती है। तो जैसे थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाटर की, जैसे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में वाटर की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगी, तो इंडिया क्या करेगी, 80 रुपये अलॉट करेगी 1000 रुपये में से, यहाँ पे जो भी वाटर रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट है उसके लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा खर्च करेगी 300 रुपये, और ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्च करेगी 500 रुपये। क्यों खर्च करेगी? क्योंकि इससे जो है इंडिया को इनकम होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में खर्च करने से क्या होता है कि जितने सारे देश की जनसंख्या है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, इसकी ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो जिस चीज़ की ज़्यादा नीड है, यानी कि जिस रिसोर्सेज की ज़्यादा नीड है, उस पर ज़्यादा खर्च होगा और आउटकम भी देखा जाएगा, मतलब लाभ, कि जिस रिसोर्सेज में जितना पैसा लगा रहे हैं तो उसे आउटपुट जो है कितना निकल रहा है, उसके आधार पर पूरा प्लान जो है तैयार होता है, ठीक है। तो यही है प्राथमिकता है। जैसे कि प्राथमिकता के बारे में भी आगे बात करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी गई योजना में, फिर इलेक्ट्रिसिटी को, फिर जो है वाटर को, ठीक है। तो ऐसे करके सारा चीज़ जो है, तो देखते हैं एक एक करके कि प्लान जो है कैसे, कौन बनाता है, कैसे है, क्या है प्राथमिकता, क्या क्या हर देश की कितनी प्राथमिकता होती है, सारा चीज़ जो है एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। तो नियोजन जो टॉपिक है हमारा, यानी कि आयोजन, नियोजन, प्लानिंग, जो भी कहें इसके, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग नियोजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेंगे, ठीक है, नियोजन की क्या परिभाषा है। उसके बाद देखेंगे नियोजन के प्रकार, यानी कि कितने टाइप का होता है नियोजन, प्लानिंग, कोई भी देश जो है कितने प्रकार से जो है प्लानिंग करती है। उसके बाद है नियोजन के उद्देश्य,
मतलब उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों जो है प्लानिंग बनाना चाहिए, कि एक्चुअल में ही क्यों, मतलब क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्लान बनाने का उस देश की अर्थव्यवस्था को, तो वो समझ लेंगे। उसके बाद है नियोजन की प्राथमिकताएं, कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कौन से सेक्टर में कितना खर्च करना है, तो वो कैसे तय होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, और नियोजन जो है कौन करता है, कैसे करता है, ये सबसे अंत में देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नियोजन की परिभाषा से। ठीक है, तो थोड़े से परिभाषा टफ हो सकते हैं, और परिभाषा जो है क्या करना है, आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, आप जैसा भी हो। तो मैं डेफिनेशन को एक बार आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, बाकी रटना जो है आपको खुद से पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं रटवा तो आपको सकता नहीं हूँ। तो परिभाषा है राज्य के नेतृत्व में। ठीक है, कौन किसके नेतृत्व में, यानी कि कौन कर रहा है, राज्य। राज्य मतलब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, ऐसा नहीं। राज्य मतलब देश के स्तर पे बात हो रही है। ठीक है, राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन, मैनेजमेंट, ठीक है, जिससे राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए, मतलब टोटल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का, जितने भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, कृषि क्षेत्र में हो या उद्योग क्षेत्र में हो या सर्विस क्षेत्र में, तो जितने भी संसाधन है, मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, जो भी संसाधन है, ठीक है, तो उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मतलब अधिक से अधिक दोहन कर लेना है, बगैर वातावरण को क्षति पहुंचाए हुए। ठीक है, तो ये छुपा हुआ चीज़ है, आप मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, साथ ही दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके। दीर्घकालिक निरंतरता से मतलब है कि पूरा जो नियोजन है वो ऐसा होना चाहिए जिसका लाभ जो है वो लंबे समय तक बना रहे। ऐसा नहीं कि आज प्लान बना लिया अगले 5 वर्ष के लिए, फिर 5 साल बाद क्या हुआ कि पूरा जो है वो अगले सस्टेनेबल नहीं है, मतलब आगे कई सालों तक के लिए वो सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, नहीं करेगा, मतलब निरंतर रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो वहीं ख़त्म हो गया, है ना, उसका लाभ जो है बस अगले 1-2 साल तक मिल पाया। तो वो नहीं है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म तक, मतलब दीर्घकालीन तक जो है उसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो ये पूरा परिभाषा है राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके, साथ ही दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित हो सके। तो इसको क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। तो समझ गए होंगे आप परिभाषा से। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा पढ़िए, कॉमा लगा लगा के पढ़िए। जब भी नहीं समझ में आता है कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कॉमा लगा लिया, ठीक है, यहाँ एक कॉमा लगा लिया, यहाँ एक कॉमा लगा लिया। ठीक है, तो एक एक कॉमा तक के बात को जो है समझ लीजिए, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहला जो नियोजन है वो कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। तो सबसे पहला जो नियोजन हुआ वो हुआ अमेरिका में। ठीक है, जैसा कि आपको सबको पता है भाई, इकनॉमिक्स की बात हो रही है तो दो ही देश आएंगे, अमेरिका और रसिया। ठीक है, इसके अलावा इकनॉमिक्स कहीं नहीं घूमता, ये दो देशों के बीच में घूमता रहता है। तो पहला नियोजन अमेरिका में हुआ। ये जगह का नाम है टेनेसी, अमेरिका में जगह का नाम है टेनेसी। ठीक है, तो वहाँ की एक अथॉरिटी है, टेनेसी घाटी प्राधिकरण। तो इसने प्लान बनाया कि टेनेसी में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रादेशिक स्तर पे, क्योंकि टेनेसी एक जगह का नाम है, एक एक एरिया का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये मे भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्लान बना सबसे पहली बार, लेकिन ये रीजनल लेवल पे था, यानी कि प्रादेशिक स्तर पे था। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में पूछा कि सबसे पहला जो है प्लानिंग कहाँ किया गया, रीजनल लेवल पे, तो अमेरिका में किया गया, टेनेसी घाटी प्राधिकरण के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड नियोजन, मतलब सेकंड नियोजन मतलब दूसरे बार नियोजन कहा जाए, तो सोवियत संघ द्वारा किया गया, सोवियत संघ। ठीक है, अभी तो ये रूस है, लेकिन पहले सोवियत संघ था ये। ठीक है, तो 1920 में किया गया ये, और ये था राष्ट्रीय स्तर का। तो सबसे पहला नियोजन क्या था, रीजनल लेवल पे था, यानी कि प्रादेशिक स्तर पे था। लेकिन जो दूसरा नियोजन था रसिया के द्वारा किया गया, कब, 1920 में, और ये था राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब क्वेश्चन पूछे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रीय स्तर पर लिखा है या प्रादेशिक स्तर पे। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये फैक्ट है, ज़रूरी नहीं आएगा लेकिन याद रखिएगा, ऐसे वगैरह में काम आता है। उसके बाद एक क्यों आवश्यक है भाई, नियोजन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो नियोजन इसलिए किया जाता है ताकि उस देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए या फिर उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उत्पादन क्यों बढ़ाएं, तो बेरोजगारी दूर होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, चाहे अर्थव्यवस्था की किसी भी क्षेत्र में हो। सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में जैसे मशीनरी लगाएंगे तो ज़्यादा सेवा मिल पाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, टेलीकॉम या ट्रांसपोर्ट या कोई भी हो। ठीक है, तो क्या होगा कि रोज़गार बहुत जनरेट होगा, है ना, उत्पादन बढ़ाएंगे तो रोज़गार जनरेट होगा, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी दूर होगी। और जब बेरोजगारी दूर होगी तो लोगों के पास क्या होगा कि मतलब अच्छा खासा इनकम हर महीने मिल रहा है उनको, तो उनका जो उपभोग है, यानी कि जो उनका खान पान है वो सब सही होगा। ठीक है, तो सही होगा तो क्या होगा, कुपोषण नहीं होगा। ठीक है,
मतलब अच्छा खा पी रहे हैं तो कोई बीमारी नहीं होगा, सभी प्रोटीन विटामिन वगैरह सब चीज़ उनको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ गया, बेरोजगारी भी दूर हो गई, फिर क्या होगा, खाना पीना भी अच्छा चल रहा है, कुपोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ मिल के क्या बनेगा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गरिमापूर्ण जीवन शैली जी रहा है। क्यों? पैसा होगा तो भाई खाना खा लिया, कपड़े पहन लिया और मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, तो सारा चीज़ मिल गया, शिक्षा भी हो जाएगा, पैसे हैं तो भाई सब हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जिएगा, फिर क्या होगा, इन सभी का ऑलमोस्ट रिजल्ट क्या होगा, गरीबी दूर हो जाएगा, है ना। गरीबी दूर हो जाएगा या गरीबी में कमी होगी कहते हैं। ठीक है, जो बीपीएल जितने भी हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एपीएल में, और रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, उद्योगों का अभाव नहीं होगा, यानी कि इंडस्ट्री जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा उसका सभी जगह में। ठीक है, तो इंडस्ट्री रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। और यहाँ पर बात होगी फिर समावेशी समृद्धि। ठीक है, समावेशी समृद्धि मतलब है कि विकास के पथ पर कोई भी व्यक्ति छूट न जाए और सभी का जो है प्रॉपर विकास हो। ठीक है, और जब सभी का विकास हो जाएगा, और जब यहाँ पर मैंने बात की थी लॉन्ग टर्म उसके प्रॉफिट लेने की। ठीक है, तो ये है सतत विकास, मतलब लॉन्ग टर्म जो है उस चीज़ का प्रॉफिट मिल पाएगा, है ना, और इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान जो है नहीं पहुंचेगा। तो ये दो डेफिनेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बोला था आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो चाहिए या नहीं, तो एक बंदे ने बताया है, बाकी लोगों ने नहीं बताया है, तो मैं उसको प्रोवाइड करवाऊँगा, अब बाकी लोग अपने तरीके से देख लेंगे फिर। ठीक है, तो ये क्यों आवश्यक था, ये हमने बात कर लिया। ठीक है, कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है ना। तो अब आगे देखते हैं कि नियोजन के उद्देश्य, कि मतलब ये उद्देश्य क्यों होना ही चाहिए प्लानिंग। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं कि नियोजन जो है क्यों होना चाहिए, या फिर कैसे होता है, या फिर नियोजन के उद्देश्य को स्थापित करने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रख के वो देश जो है नियोजन करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि नियोजन के उद्देश्य कैसे तय होते हैं। ठीक है, तो वो तय होते हैं कि उस क्षेत्र की, देश की, राज्य की जो भी परिस्थितियां हैं उस समय की। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है तय होता है कि नियोजन जो है कैसे किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्रों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के मध्य भी संतुलन स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक है, मतलब नियोजन करने से पहले जो है ये ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के मध्य जो है संतुलन स्थापित करना जो है मेन उद्देश्य के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ये समझ लेते हैं कि जैसे सामाजिक क्षेत्र में संतुलन और आर्थिक क्षेत्र में संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यदि कोई देश बहुत गरीब है, ठीक है, और वो चाहती है गरीबी दूर हो, तो क्या करेगा, गरीबी दूर करने का एक ही उपाय है, वो क्या है, रोजगार। तो रोजगार दो, तो रोजगार देने के लिए क्या होगा, उत्पादन बढ़ाएगा। तो उत्पादन कैसे बढ़ता है, मशीनरी, उद्योग, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ, है ना, सर्विस सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट लेके आए, या फिर ठीक है नई चीज़ें शुरू हुई, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, गरीबी दूर होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के मध्य भी संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो अब मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो चार छः पॉइंट है। ठीक है, उसी छः पॉइंट को हमेशा लिख दीजिएगा जब भी बोले कि नियोजन के उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक समृद्धि, हर देश की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि भाई नियोजन इसलिए करना है क्योंकि जो है ग्रोथ रेट बढ़ता रहे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आत्मनिर्भरता, यदि नियोजन करते हैं, ठीक है, आर्थिक समृद्धि भी होती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे इंडस्ट्री वगैरह लगाएं, ठीक है, सबको रोजगार, गरीबी दूर वगैरह सब हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, हर देश की उत्पादन क्षमता जो है वो इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, उस देश में रहने वाले सभी लोगों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान वगैरह सब चीज़ प्रोड्यूस करके देगा कौन, उस देश की अर्थव्यवस्था। तो इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा वो देश, या फिर वो अर्थव्यवस्था कहें। ठीक है, तो ये दो दूसरा हो गया। तीसरा है पूर्ण रोजगार, तो मैंने कहा कि सबको रोजगार मिलेगा, तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या कहेंगे उसको, पूर्ण रोजगार। और जब सभी को रोजगार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समानता। समानता कैसे स्थापित होगी, कि किसी भी क्षेत्र के लोग जो हैं वो सभी लोग जो है विकास की राह में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद गरीबी निवारण, और सबसे है मॉडर्नाइजेशन, कि मतलब तीनों सेक्टर्स में, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन कैसे लेके आया जाए, नई मशीनरी, नया विज्ञान, नए नए आधुनिक चीज़ें, ठीक है, कैसे लाई जाए। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, जब भी पूछे उद्देश्य क्या है तो ये 6 पॉइंट को आप जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर में है तो कॉमा डाल डाल के लिख दीजिएगा। ठीक है,
यदि 2 नंबर में 30 वर्ड में लिखने हैं तो क्या कीजिएगा, कॉमा डाल डाल के लिख दीजिएगा ये 6 पॉइंट्स को। 6 पॉइंट मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा सही हो जाएगा। और यदि 40 नंबर का आएगा तो ये 6 पॉइंट्स को सबसे शुरू में लिखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या कीजिएगा, तो ये मैंने बताया था आपको क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो क्यों आवश्यक में ये लाइन से जो मैंने 6 7 8 पॉइंट बताए हैं उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 40 नंबर जो है मिल जाएंगे आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया उद्देश्य हमने, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नियोजन के प्रकार, ठीक है। तो नियोजन के प्रकार किस तरह से होने चाहिए, ये कोई निश्चित और कोई तार्किक जो है आधार नहीं है अभी तक, ठीक है। यदि पुराने परंपरागत रूप से देख रहे हैं तो दो ही बताया गया है, एक है पूंजीवादी विकास मॉडल और दूसरा है समाजवादी विकास मॉडल। तो यदि आपने अर्थव्यवस्था वाला वीडियो देखा है, ठीक है, ध्यान से, तो उसमें मैंने ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताया है, पूंजीवादी क्या है और समाजवादी क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तो ये आपका पूंजीवादी विकास मॉडल है और दूसरा है समाजवादी विकास मॉडल। तो वही दोनों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये मेनली आता नहीं है कभी, में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी जो है आयोजन को जो है 5 आधारों पर बांटा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके लाइन से आगे देखते चलते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आएगा और आया भी है, ठीक है। करीब 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है आ चुके हैं अभी तक। तो अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, ठीक है, कि राज्य जो है प्लान करते समय उसका कितना हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है आदेशात्मक और निदेशात्मक, तो दो टाइप का होता है आयोजन, ठीक है। ये इस कैटेगरी के आधार पर, ठीक है। तो इसके जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं, जब मैं आगे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आयोजन की अवधि के आधार पर। अवधि मतलब एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत जो है आयोजन कितने टाइप का होता है। एक होता है अनवरत आयोजन, ठीक है। दूसरा होता है बंद अवधि आयोजन, ठीक है। और इसमें भी 3 टाइप का होता है ना। एक होता है अल्पकालिक, दूसरा होता है मध्यकालिक और तीसरा होता है दीर्घकालिक। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर है संसाधन आकलन एवं लक्ष्य निर्धारण की इकाई के आधार पर। तो इसमें 2 टाइप का होता है, संसाधनों का आकलन करते हैं सबसे पहले और उसके आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि तो योजना जो है किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक है भौतिक आयोजन, दूसरा होता है वित्तीय आयोजन, ठीक है। तो एक एक आगे समझेंगे, ये मैं आपको जस्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। योजना की क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर, मतलब एरिया के आधार पर कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, राज्य के आधार पर, जिले के आधार पर, पंचायत के आधार पर, कौन से आधार पर, यानी कि एरिया के आधार पर, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, एक होता है समष्टि, दूसरा मध्य और तीसरा है व्यष्टि, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर 2 टाइप का होता है। लक्ष्य प्राप्ति, कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 टाइप की आयोजनाएं जो है अपनाई जाती हैं। पहला है संरचनात्मक आयोजन, दूसरा है प्रकारात्मक आयोजन, ठीक है। एक एक करके लाइन से सब चीज को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप व मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक है आदेशात्मक आयोजन, इसका इंग्लिश में है इम्परेटिव प्लानिंग। तो दूसरा है निर्देशात्मक आयोजन, इसको कहते हैं सांकेतिक प्रेरक आयोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन सांकेतिक भी पूछ देता है, जो कि पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। और प्रेरक आयोजन तो ये भी पूछ देता है। तो सभी नाम याद रखें, और कुछ भी याद नहीं होता है तो एटलीस्ट इंग्लिश का नाम याद रख लें, ठीक है। तो इंडिकेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आदेशात्मक आयोजन जो है किस प्रकार का होता है, या किस प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में जो है इस प्रकार की योजना जो है बनाई जाती है, ठीक है। तो आदेशात्मक आयोजन में क्या होता है, केंद्रीकृत व्यवस्था होती है, कि मतलब कि केंद्रीकृत मतलब कोई एक एजेंसी होगी या सरकार खुद बनाएगी, या सरकार खुद एजेंसी के माध्यम से प्लान बनाएगी, ठीक है। और इसमें राज्य राज्य या फिर सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, ठीक है। व्यापक एवं प्रत्यक्ष मतलब सरकार खुद ही प्लान बना रही है, तो इसमें व्यापक और प्रत्यक्ष तो हस्तक्षेप हो गई, क्योंकि खुद ही बना रही है, ठीक है। अपने संस्थाओं के माध्यम से या खुद तो डायरेक्टली इंटरवीन हो गई इसमें, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, सेंट्रलाइज सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायरेक्ट इंटरवेंशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विशाल प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाता है। मतलब विशाल प्रशासनिक ढांचा मतलब जैसे कोई एजेंसी है, ठीक है। तो उस एजेंसी में क्या होगा कि कुछ लोग होंगे जो सिर्फ यह तय करेंगे कि प्लान जो है किस तरह का होगा, ठीक है। फिर कुछ लोग होंगे ये तय करेंगे कि कैसे जो है राज्यों के साथ उसको कोऑपरेट किया जाए, ठीक है। फिर कितना पैसा खर्च करना है। तो उस प्लान को फिर क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या मूल्यांकन भी होता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है कि पूरा प्लान का क्रियान्वयन करने के लिए, प्लान को बनाने से लेकर प्लान के क्रियान्वयन और साथ ही साथ मूल्यांकन तक, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। तो क्या चाहिए होगा इसके लिए,
प्रशासनिक ढांचा, है ना? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यही वर्ड्स जो हैं आपको यूज़ करना है, अपने मन से वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? यही एग्जैक्ट वर्ड आपको यूज़ करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दंड नीति का उपयोग। तो थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? तो तीसरा है दंड नीति का उपयोग। दंड नीति मतलब जैसे कि योजना बन गया, ठीक है? तो यदि योजना का परफॉर्मेंस जो है अंत में ठीक नहीं हुआ और उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट या फिर कोई भी अधिकारी उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, तो उसकी सैलरी कट जाएगी, उसका निलंबन या हो जाएगा, जो भी है मतलब जो उनको अच्छा लगता है, ठीक है? तो वो होगा। तो ये दंड नीति का उपयोग, ठीक है? ये वर्डिंग्स हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद कठोर लक्ष्य तय किए जाते हैं, यानी कि अगले 5 वर्ष में, 3 वर्ष में जो भी योजना है उनकी, तो उसमें क्या है 3 वर्ष 4.1 का ग्रोथ रेट भाई चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? एग्रीकल्चर में जैसे उनको सोच लिया, उन लोगों ने सोचा कि एग्रीकल्चर में क्या है 4 पॉइंट लेके आना है हमको, ठीक है, अगले 3 साल में। तो इतना लाना है, इतना नहीं लाए तो क्या हो जाएगा, दंड नीति का उपयोग हो जाएगा कि नहीं ला पाए भाई, अब सजा भुगतो, ठीक है? इसीलिए इसको आदेशात्मक के साथ साथ क्या कहते हैं, लक्ष्य आयोजन। क्यों लक्ष्य आयोजन? क्योंकि लक्ष्य तय हो गया भाई कि इतना चाहिए या नहीं इतना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये वितरण प्रणाली में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका के कारण प्रशासित कीमत क्रियाविधि। सरकार का इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है? तो क्या होगा, प्रशासित कीमत क्रियाविधि भी इस चीज़ में चलेगी, ठीक है? तो इस पॉइंट को नहीं भी लिखेंगे आप लोग चल जाएगा, ठीक है? प्रशासित कीमत क्रियाविधि मतलब चीज़ों के रेट्स जो हैं सरकार तय करेगी। जैसे मैंने बताया था आपको, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 1470 रुपये, कौन तय किया, सरकार, ठीक है? तो यही होता है प्रशासित कीमत क्रियाविधि, ठीक है? तो आदेशात्मक आयोजन जो है ये लगभग लगभग पूरा पूरा समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में ही है, ये समझ लीजिए, ठीक है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद है अंत में, उपभोक्ता विवेकशील ना होने के कारण सिंगल ब्रांड और डबल ब्रांड होता है यहाँ पे। मतलब इसमें उपभोक्ता जो है विवेकशील नहीं होते हैं। इसको अच्छे से समझने के एक ही एग्जांपल है, यदि आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ठीक है? तो यदि हीरो को जब बदला लेना होता है तो क्या करता है, एक स्टोर में जाता है, ठीक है? वह वो ऐसा स्टोर होता है जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी, वो गन भी खरीद सकता है वो स्टोर से, दवाई भी खरीद सकता है, कपड़े भी खरीद सकता है, कुछ भी। एक ही स्टोर में सब चीज़ अवेलेबल होता है। कौन तय करता है कौन सी चीज़ लेना है नहीं लेना है? तो वो खुद ग्राहक तय करता है, मतलब जो उपभोक्ता है, ठीक है, वो तय करता है कि कौन सी चीज़ लेना है अपने हिसाब से, और वो ले लेता है, ठीक है? तो ऐसा होता है यहाँ पर। और आदेशात्मक आयोजन में क्या होता है कि उपभोक्ता विवेकशील ना होने के कारण यहाँ पर सिंगल ब्रांड और डबल ब्रांड होता है, ठीक है? वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स जो हैं यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये जो 4-5 पॉइंट है, आपको जो क्या करना है याद रखना है, ठीक है? खास कर ये मैंने जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है? आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह पूछ रहा है अभी, ठीक है? उसके बाद देखते हैं निदेशात्मक आयोजन, ठीक है? इंडिकेटिव प्लानिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो निदेशात्मक आयोजन में क्या होता है, सरकार जो है योजना बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन क्या होता है वो प्राइवेट संस्थाएं करती है या फिर निजी क्षेत्र करती है, ठीक है? तो इसीलिए क्या कहते हैं, यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, ठीक है? यानी कि सरकार काम क्या करती है, सरकार सिर्फ योजना बनाती है, ठीक है? उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, प्राइवेट संस्थाएं। इसीलिए क्या होता है, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं या फिर राज्य का हैं, ठीक है, तो ये सांकेतिक रूप में हस्तक्षेप करती है। सांकेतिक कि भाई, मतलब ये सिर्फ कहते हैं, ठीक है, कि मतलब इतना इतना होना चाहिए, ठीक है? अब उस चीज़ को बनाने के लिए, कि जैसे ग्रोथ रेट मेंटेन करना है एग्रीकल्चर में 4.1, ठीक है? तो सरकार क्या करेगी, हमेशा बीच बीच में बोलते रहेगी प्राइवेट सेक्टर को, भाई प्रोडक्शन इतना रखो, कम से कम 4.1% ग्रोथ रेट बना रहे, ठीक है? और आदेशात्मक में क्या होता है कि 4.1% बनाने की भी जिम्मेदारी लगभग सरकार की हो जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होती है, और इसीलिए क्या कहते हैं, भागीदारी आयोजन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये नेक्स्ट लाइन में आप देखिएगा, सरकार केवल योजना बनाती है और क्रियान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा होता है, इसलिए नीतिगत आयोजन भी कहते हैं। तो कुछ कुछ ये नाम है, भागीदारी आयोजन, नीतिगत आयोजन, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इससे पूछ देगा, ठीक है? कि भागीदारी आयोजन किसे कहते हैं, नीतिगत आयोजन किसे कहते हैं। और इसमें लघु प्रशासनिक इकाई होती है, यानी कि सरकार का काम क्या है, सिर्फ योजना बनाना। तो योजना बनाने के लिए जितने लोग चाहिए या जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, बस उतने ही का काम है, ठीक है? एक्स्ट्रा लोग काम नहीं करते, क्योंकि क्रियान्वयन तो भाई निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी है, तो इनको सिर्फ प्लान बना लेना है, ठीक है? सारा कार्य जो है निजी क्षेत्र के द्वारा होता है, ठीक है? इसमें प्रेरणा विधि द्वारा निजी संस्थाओं की गतिशीलता बढ़ाई जाती है। अब ये कैसे बढ़ाते हैं भाई, कि मतलब प्रेरणा कैसे देते हैं? तो सरकार क्या करती है कि जैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट 4.1 है, ठीक है, चाहिए इनको, तो जितने भी कृषक हैं तो उनको क्या करेगी, बिजली मुफ्त में दे देगी,
और टैक्स माफ़ कर देगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम करेगी जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली 4.1% जो होगा ये बढ़ेगा उत्पादन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये मैंने जैसे लिखा, सब्सिडी है, सीजेड है, टैक्स माफ़, ठीक है। तो ये प्रेरणा विधि द्वारा होता है। जबकि आदेशात्मक में क्या हो रहा था, दंड नीति। 4.1 अगर नहीं हुआ तो भाई तुम लोग निलंबित हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप का काम था वहाँ पर। वितरण प्रणाली में सरकार की परोक्ष भूमिका होती है। तो ये मैंने बताया कि वितरण प्रणाली में क्या होता है, परोक्ष भूमिका होती है। क्योंकि यहाँ पर कौन काम करता है, मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, यानी कि बाजार शक्तियाँ। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर काम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सरकार वितरण प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, जिसके पास जितना पैसा है वो खरीदे भाई। तो ये एक तरह से ये क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है यहाँ पर, ठीक है। उत्पादन ढांचे का विविधीकरण भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे उसमें देखा था हमने, उपभोक्ता क्या था, विवेकशील नहीं था, इसलिए सिंगल ब्रांड था। तो जबकि निदेशात्मक आयोजन में क्या होता है, मल्टी ब्रांड, जैसे कि वॉलमार्ट। एक ही जगह आपको क्या मिल रहा है, दवाई भी मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, यानी कि सारा चीज़ जो है एक जगह मिलता है और उपभोक्ता खुद तय करता है कि कौन सी चीज़ खरीदना है, ठीक है। तो ये था निदेशात्मक। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है, मे बी इस साल पॉसिबल है, ठीक है, 100 मार्क्स का और 100 वर्ड्स का, कि दोनों में डिफरेंस पूछ दें, ठीक है, या तो फिर किसी एक चीज़ की विशेषताएं पूछ दें, ठीक है। तो वर्डिंग्स आपको याद रखना है। यदि आप ये वर्डिंग्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो नंबर तो मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मैंने पहले ही कहा था, इकोनॉमिक्स इज़ अ गेम ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं आयोजन की अवधि के आधार पर। तो आयोजन की अवधि के आधार पर दो दो तरह का होता है आयोजन, ठीक है। एक होता है अनवरत आयोजन, दूसरा होता है बंद अवधि आयोजन। तो अनवरत आयोजन क्या होता है देख लेते हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, एवरी ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान विल बी असेस्ड एंड अ न्यू प्लान विल बी द मेड नेक्स्ट ईयर बेस्ड अपॉन दिस असेसमेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हिंदी में इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है इसमें, ठीक है। अनवरत प्लान में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है, और वो जो आयोजन होगा वो पिछले वर्ष के आयोजन के आउटकम के आधार पर होगा। आउटकम मतलब पिछले वर्ष जो आयोजन किया गया था, उस आयोजन से कौन कौन से क्षेत्र में कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो उस ग्रोथ के हिसाब से अब प्लान बनेगा, ठीक है, अगले साल के लिए या इस साल के लिए जो भी हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, पिछले वर्ष के निष्पादन के आधार पर अगला आयोजन बनता है, उसको कहते हैं अनवरत आयोजन। तो सबसे पहला भारत में अनवरत आयोजन कब बना, तो 78 में बना, ठीक है। यदि पंचवर्षीय योजना पूछेगा क्वेश्चन में तो लिख देना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, या टीक लगा देना, या जैसा भी कहें, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये आपको मैं एक बार आगे भी जब पंचवर्षीय योजना कल आगे एक एक करके देखेंगे तब भी मैं आपको जो है बता दूंगा। दूसरा है बंद अवधि योजना किसे कहते हैं, तो एक होता है अल्पकालिक, दूसरा मध्यकालिक, तीसरा दीर्घकालिक। तो अल्पकालिक में क्या है, एक वर्ष के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है। और मध्यकालिक में 5, 7 और 10 वर्ष। इंडिया में तो 5 वर्ष के लिए, और पाकिस्तान में 7 वर्ष के लिए, और श्रीलंका में जो 10 वर्ष के लिए योजना बनता है, ठीक है। और दीर्घकालिक योजना में क्या होता है कि 15, 20, 25 वर्ष का होता है। इसमें अधिकतर ये जुड़ा होता है नीति। तो देखिएगा ये होगा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000-2020, ठीक है, 2000 से 2020 तक। तो ये 3 टाइप का होता है। ये पूछेगा नहीं आपको, ये कोई मतलब नहीं है, पूछेगा तो ये, ठीक है। जब ये पूछे तो ये लिख दीजिएगा, पिछले वर्ष की योजना के निष्पादन के आधार पर नियोजन जो है तय होता है, या नियोजन जो है किया जाता है, उसको कहते हैं अनवरत आयोजन, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं संसाधन आकलन एवं लक्ष्य निर्धारण की इकाई के आधार पर। तो दो होता है, एक होता है भौतिक नियोजन, एक होता है वित्तीय नियोजन। तो अब देख लेते हैं क्या है। भौतिक नियोजन क्या है, देश के जिस क्षेत्र में मुद्रा का प्रचलन नहीं है उन उसके लिए संसाधनों का आकलन और लक्ष्यों का निर्धारण भौतिक इकाइयों में किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुद्रा का प्रचलन तो भाई हमारे देश में सब जगह है, तो ये गलत है, ठीक है। हमारे देश में जो अंडमान निकोबार है, ठीक है, वहाँ पे एक ट्राइब्स रहती है, जारवा ट्राइब्स, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मुद्रा का प्रचलन नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, तो वहाँ के संसाधनों का आकलन करेंगे कि कितने पेड़ हैं, कितने जानवर हैं, जो भी हैं, ठीक है, वहाँ कितनी इंडस्ट्री वगैरह सारा चीज़, ठीक है। फिर उसमें तय करेंगे कि कितना ग्रोथ रेट वहाँ उस एरिया में होना चाहिए। उसमें मल्टीप्लाई बाय मनी नहीं होगा, ठीक है, मतलब मौद्रिक आधार पर नहीं देखेंगे कि इतना जो है उसको मनी के रूप में कैलकुलेट करके आकलन नहीं करेंगे कि भाई इतना रुपए हमको इस जगह से प्रॉफिट करना है, ये नहीं।
उसमें ये देखा जाता है कि जैसे वन है तो वन में और कितना बढ़ाया जा सके, वन वन के उत्पादन में और कितना बढ़ाया जा सके, बस। ठीक है, उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वित्तीय आयोजन। तो ये सेम है। ठीक है, यदि संसाधनों का आकलन और लक्ष्यों का निर्धारण मौद्रिक आधार पर होते हैं, मतलब यही संसाधन है सेम, और जब इसको मल्टीप्लाई बाय मनी कर देते हैं, ठीक है, मनी के आधार पर, कि जैसे वन से हमको इतने रुपए का फ़ायदा होगा, तो ये रुपए वाली बात आ गई जब, ये हो जाता है वित्तीय आयोजन। ठीक है, कि पैसे के आधार पर कैलकुलेट कर लिए भाई कि इतना हो, ऐसा करेंगे तो इतना रुपए जो है हमको लाभ होगा। तो ये हो गया वित्तीय। ये सारे जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड है, आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा भी था, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं आयोजन की क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर आयोजन के प्रकार। व्यापकता मतलब एरिया कितना, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, राज्य, जिला, पंचायत, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है समष्टि स्तरीय आयोजन। ठीक है, तो क्या है ये, क्या पूरे देश के लेवल पे होता है, समष्टि की बात हमने सबसे शुरू में की थी। ठीक है, दूसरा होता है मध्य स्तरीय आयोजन, यानी कि स्टेट लेवल का आयोजन। ठीक है, और तीसरा होता है व्यष्टि स्तरीय। तो व्यष्टि स्तरीय में हो जाता है जिला, प्रखंड और पंचायत। तो समष्टि मतलब पूरे देश के स्तर पे, मध्य स्तरीय मतलब राज्य के स्तर पे, और व्यष्टि स्तरीय मतलब माइक्रो लेवल पे या फिर छोटे लेवल पे, जिला, प्रखंड और पंचायत। ठीक है, तो ये 3 टाइप हो गए, मतलब इसके इस कैटेगरी के अंतर्गत 3 टाइप है। ठीक है, तो ये भी नहीं पूछता है, कभी पूछा ही नहीं है। ठीक है, ना पूछने के चांसेस हैं, फिर भी आप तैयार रहिएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब ये है सबसे लास्ट, लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, कि भाई लक्ष्य हमको जो है प्राप्त कर लेना ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो ये 2 टाइप है उसके आधार पर, संरचनात्मक आयोजन और दूसरा है प्रकारात्मक आयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संरचनात्मक आयोजन किसे कहते हैं। संरचनात्मक आयोजन में ये होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के ढांचा को भी परिवर्तित कर दिया जाता है, कि मतलब ओनरशिप को चेंज कर देते हैं। दूसरा है उत्पादन की विधि में चेंज कर देते हैं। और तीसरा है संस्थागत व्यवस्था में ओवरऑल या फिर आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक आयोजन। तो इसको समझ लेते हैं। स्वामित्व ढांचा में परिवर्तन मतलब कि जैसे समाजवादी में क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी निजी प्रॉपर्टी नहीं होती, सब चीज़ सार्वजनिक होता है या फिर समाज का होता है। तो उसमें क्या होगा, हम सडनली क्या करते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं कि पूरा जो है निजी निजी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, सामाजिक से निजी में कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ओनरशिप जो है चेंज हो गया। तो ऐसा पूरा ओनरशिप वगैरह को चेंज कर देते हैं। उत्पादन की विधि चेंज कर दिए। उत्पादन की विधि में चेंज करना मतलब होता है कि जैसे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को ना अपना करके नए मेथड्स अपनाए गए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाए गए, कि पुराने प्लांट्स को हटाए और नए प्लांट्स लेकर आए जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं करती और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो विधि चेंज हो गया। तो ऐसे करके जो है प्लानिंग करते हैं इसमें। तो ये डेफिनेशन जो है देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेफिनेशन जो है रटने का काम ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कीवर्ड्स हैं इसको लिखना है। यदि ये कीवर्ड्स नहीं लिखा आपने तो मेरे को नहीं लगता कि आपको, फिर आपको 0 नंबर मिलेगा, फिर बोलिएगा हमने लिखा तो था, नंबर नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर है प्रकारात्मक आयोजन। तो इसमें प्रकारात्मक आयोजन मतलब होता है कि इस तरह इन तीनों कीवर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बल्कि जो पहले से जो जितने रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी रणनीति बनाई जाती है तो जितने भी संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए। कि मतलब जैसे कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में बगैर कुछ लैंड के ओनरशिप को चेंज किए, यानी कि भूमि के स्वामित्व को बगैर चेंज किए उसके उत्पादन में बढ़ोतरी कर दिए। जैसे कि नए नए फर्टिलाइज़र लेके आए। ठीक है, कोई खाद लेके आए, जैविक खाद, जो भी खाद वाद लेके आए, मशीनरी वगैरह लेके आए, नई मशीनें लेकर आए, जिससे कम समय में बुआई हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिल जाता है। ठीक है, वो प्रोटीन विटामिन युक्त वो जो भी है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रकारात्मक आयोजन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस मेनली ये है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन, यानी कि ओवरऑल टोटली चेंज हो गया हर चीज़, यानी कि साउथ से चला गया सीधे नॉर्थ, तो टोटल चेंज हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, चेंज नहीं करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाते हैं। ठीक है, तो 4 वर्ड्स हैं दोनों में, 4 वर्ड्स के आधार पर आपको डेफिनेशन लिखना है। यदि आपको खुद का बनाया वो डेफिनेशन है जिसमें ये 4 वर्ड शामिल है तो सही होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सही होंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रकारात्मक आयोजन का सबसे अच्छा जो उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे, हरित क्रांति। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, यही हुआ हरित क्रांति में, कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन किए। कैसे किए, सभी को लोन दिए। ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह सब किए।
फिर नए टाइप के बीज लेके आए, तो क्या हुआ, अनुकूलतम दोहन हुआ किसका, कृषि क्षेत्र का। ठीक है, तो यही है, समझाने के लिए मैंने आपको हरित क्रांति का जो है उदाहरण बताया है। तो सारा चीज़ आयोजन के प्रकार को हमने देख लिया है। ठीक है, ये सारा चीज़। तो नियोजन कौन करता है हमारे इंडिया में, तो नियोजन करती है योजना आयोग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ें जो हम देखेंगे कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी की वीडियो में क्या क्या देख लिया, नियोजन की परिभाषा देख ली, नियोजन के प्रकार देख लिया, नियोजन के उद्देश्य देख लिया। ठीक है, नियोजन की प्राथमिकताएं देख ली। ठीक है, और नियोजन कौन करता है, योजना आयोग करता है हमारे देश में। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे। तो टॉपिक लिस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, ये दोनों, ये जो है ये कर लिया। ठीक है, ये और ये, तो आगे की वीडियो में ये कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए मॉक क्वेश्चन है भाई, है ना। नियोजन की परिभाषा बताना है 30 वर्ड्स में। आदेशात्मक नियोजन किसे कहते हैं ये बताना है। निदेशात्मक नियोजन किसे कहते हैं ये बताना है। अनवरत आयोजन किसे कहते हैं, पहली बार इसे कब लागू किया, इसको एटलीस्ट कमेंट सेक्टर में बताओ यार। ठीक है, भौतिक आयोजन किसे कहते हैं, संरचनात्मक आयोजन किसे कहते हैं, पहली पंचवर्षीय यानी कि राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना याद कीजिए, मैंने आपको हाईलाइट किया था। ठीक है, किस देश ने लागू की थी सबसे पहली बार, और नियोजन के उद्देश्य प्राथमिकताएं जो है लिखना है। ठीक है, तो ये हो सके तो सारा आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, थोड़ा सा टाइप वाइप करो यार, है ना। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वर्ष का क्वेश्चन, पिछले जो 2-3 साल हुए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो ये देखिएगा, सांकेतिक आयोजन। ठीक है, सांकेतिक आयोजन किसे कहते हैं, क्या अर्थ है, पूछ दिया है। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग, तो मैंने आपकी विशेषताएं, अच्छा तो मैंने इसकी विशेषताएं बताई थी, क्या बताई थी भाई, कि इसमें विकेंद्रीकरण होता है, राज्य का कम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र का योगदान होता है, ये सारा चीज़ तो अच्छे से रट लो भाई, आएगा ही। ठीक है, तो उसके बाद है भौतिक आयोजन, वित्तीय आयोजन, तो मैंने बताया था कि पैसा, एक जगह पैसे से कैलकुलेट कर लेते हैं आयोजन बनाते समय, और दूसरा है बिना पैसे के कैलकुलेशन होता है, वहाँ के सिर्फ रिसोर्सेज के आधार पर। और ये चीज़ राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, तो ये तो कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस में। ठीक है, मेंस के सिलेबस में, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है योजना आयोग से। ठीक है, तो ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, योजना आयोग क्या है, कार्य क्या है। ठीक है, एटलीस्ट इसको तो बता दो अब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, भारत में नियोजन का इतिहास, योजना आयोग उसके कार्य, भारत में नियोजन की प्रक्रिया, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, बाकी अगले वीक में आएगा। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ तक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं, और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।